हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कक्षा कक्ष प्रक्रिया क्या है। एक अच्छे शिक्षक की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया क्या होता है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है। इसमें मुख्य ध्यान छात्रों के समग्र विकास पर होता है, जहाँ छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब हम समझते हैं कक्षा कक्ष प्रक्रिया का अर्थ। कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि निर्देश के वितरण से समझौता करने वाले छात्रों के विघटनकारी व्यवहार के बिना कक्षा में पाठ सुचारू रूप से चले। अगर शिक्षक कोई निर्देश देते हैं, उसे समझौता करने वाले जो छात्र होते हैं उनके विघटनकारी व्यवहार से तात्पर्य एक प्रकार से बिहेवियर डिसऑर्डर से है, जो आमतौर पर बच्चों में अधिक होता है। हम अपने आसपास कई बच्चों को देखते हैं जिन्हें हम शरारती कहते हैं, लेकिन विघटनकारी व्यवहार वाला बच्चा अलग होता है। जब विघटन व्यवहार वाला कोई बच्चा कार्य कर रहा होता है तो वे गतिविधियों में बाधा डालता है या परेशान करता है या कहे जाने वाले बातों पर अवज्ञा दिखाता है या आसपास दूसरे के अधिकारों का अनादर करता है। इस प्रकार का व्यवहार पूरे परिवार पर प्रभावित होता है और स्कूल को भी प्रभावित करता है। अतः छात्रों के विघटनकारी व्यवहार का विरोध करना चाहिए, उसे पहले से रोकना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा हो जाता है तो उसे प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना चाहिए। इस तरह के व्यवधान सामान्य सहकर्मी संघर्ष अर्थात समान शक्ति वाले लोगों के बीच संघर्ष से लेकर सामाजिक वर्ग की गतिशीलता की अधिक गंभीर गड़बड़ी तक, जैसे कि छात्रों के बीच बदमाशी, जिससे प्रभावित छात्र के लिए अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति में गिरावट आ जाती है, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाता है, वह स्कूल में अपने पूरे मन से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। यह शिक्षक के लिए शिक्षण का एक कठिन पहलू है। इस क्षेत्र की समस्याओं के कारण कुछ लोगों को शिक्षण छोड़ना पड़ता है। 1981 में यूएस नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने बताया कि 36% शिक्षकों ने कहा कि अगर उन्हें फिर से निर्णय लेना पड़ा तो वे शायद शिक्षण में नहीं जाएंगे। उसका प्रमुख कारण छात्रों का नकारात्मक व्यवहार और अनुशासन था। अब हम समझते हैं कक्षा कक्ष प्रक्रिया की परिभाषाएं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्र शिक्षा प्रणाली में नाटक का नायक है, अर्थात आप सभी छात्र छात्राएं शिक्षा प्रणाली में नाटक के नायक तथा नायिका हैं। ड्यूवी के अनुसार अध्यापक एक मार्गदर्शक और निर्देशक है। वह एक मार्गदर्शक की तरह और निर्देशक की तरह कार्य करता है। वह नाव का खेवनहार है, अर्थात नाव को चलाने वाला वही है, परंतु इस नाव को आगे बढ़ाने वाली शक्ति सीखने वाले से प्राप्त की जाती है। अब श्री अरविंद के अनुसार शिक्षण का प्रथम सिद्धांत यह है कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। अध्यापक एक उपदेशक या कृत्रिम शासक नहीं है। उसका कार्य सिर्फ उपदेश देना और कृत्रिम शासक की तरह कार्य करना नहीं है। वह एक सहायक व मार्गदर्शक है। उसका कार्य है सिर्फ सहायता करना और मार्गदर्शन देना। उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि आरोपित करना। किसी के मस्तिष्क में वह तथ्यों को आरोपित नहीं कर पाता है। यह वास्तव में बच्चों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता, वरन उनके ज्ञान के उपकरणों को ठीक करने का मार्ग दिखाता है और उसे इस कार्य में सहायता देकर प्रोत्साहित करता है। वह उसे ज्ञान प्रदान नहीं करता, वह उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाता है। वह अंतर्निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता, वह हमारे अंदर निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता है। वह उसे केवल यह दिखा देता है कि ज्ञान कहाँ विद्यमान है और किस प्रकार उसे सतह तक उठाया जा सकता है। जे पैने के अनुसार शिक्षण में अध्यापक का कार्य मार्गदर्शक, निर्देशक या अधीक्षक का है, जिसके द्वारा छात्र स्वयं को शिक्षित करते हैं। अर्थात शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन देने वाला होता है और छात्र को स्वयं को ही शिक्षित करना है। शिक्षक सिर्फ हमारी सहायता कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक की कार्य प्रणाली का वर्णन। कक्षा प्रबंधन में एक अध्यापक स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, अर्थात वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता। उसे अपने छात्रों को लोकतांत्रिक व्यवहार में प्रशिक्षण देना है,
सभी छात्रों को समानतापूर्वक व्यवहार करना है और उसी के अनुसार प्रशिक्षण देना है। अतः उसे कक्षा प्रबंधन में स्वयं लोकतांत्रिक व्यवहार करना है। उसका कार्य एक पुलिस कर्मचारी का न होकर मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक का है। पुलिस कर्मचारी से तात्पर्य उसका कार्य स्ट्रिक्ट न होकर एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन में निम्नलिखित मार्गदर्शक संकेत अध्यापक के लिए बहुत उपयोगी हैं। वह छात्रों के लिए योग्यताओं तथा क्षमताओं का पूरा उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन मार्गदर्शक संकेतों द्वारा कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मार्गदर्शक संकेत कौन कौन से हैं। पहला है कक्षा दैनिकचर्या, क्लासरूम रूटीन, अर्थात एक शिक्षक प्रतिदिन कक्षा में जाता है, वह क्या क्या कार्य करता है, उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए, यह सभी बातें इसमें हैं। पहला, हमेशा समय पर कक्षा में पहुँचो। हमेशा एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह समय पर कक्षा में पहुँचे, समय का पूर्ण रूप से ध्यान दे, कक्षा अवधि में अधिक समय तक खड़े रहें, छात्रों के नाम शीघ्रता से सीखें, छात्रों के बैठने की योजना को सावधानी से जानें। कुछ छात्र होते हैं जो सामने नहीं बैठना चाहते हैं और कुछ छात्र हमेशा सामने ही बैठना चाहते हैं। रोटेशन चालू करें जिससे सभी बच्चों को सामने बैठने का मौका मिले और वह शिक्षक से इंटरेक्ट हो पाए। छात्रों की विलंब से कार्य करने वाले छात्रों का विवरण रखें। जो छात्र विलंब से कार्य करते हैं उनका विवरण रखें। कक्षा की स्वच्छता पर ध्यान दें। कक्षा को सुप्रकाशित और हवादार रखें। अनुपस्थित छात्रों के विषय में पूछताछ करें। छात्रों के उचित रूप से बैठने के ढंग पर जोर दें। उन्हें टोकें तथा उन्हें सही ढंग से बैठने का तरीका सिखाएं। विद्यालय सामग्री के प्रति बच्चों में आदर उत्पन्न करें। जो भी विद्यालय की सामग्रियां हैं उनके प्रति बच्चों में आदर उत्पन्न करना चाहिए। सामग्री एकत्रित करने एवं बांटने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए ताकि कक्षा की व्यवस्था अनुशासित रहे तथा कार्य भी हो जाए। अपना नाम सावधानी से तथा ठीक ढंग से बताना चाहिए। विद्यालय की क्रियाविधियों एवं ढंगों से परिचित होना चाहिए। जो भी क्रियाविधियाँ विद्यालय के अंतर्गत चल रही हैं उससे पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए तथा उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। शिक्षण विधि एवं क्रिया, टीचिंग प्रोसीजर एंड मेथड्स। कक्षा कार्य प्रारंभ करने से पहले सभी चीज़ों को तैयार रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कक्षा के प्रत्येक सदस्य का ध्यान प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात हम कक्षा कार्य जब प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हम जो भी टीचिंग मटेरियल TLM लेकर जा रहे हैं उसे हमें तैयार रखना चाहिए और इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्रों का ध्यान हमारी तरफ रहे। दूसरा है विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिक सुचारू रूप से चले। गृह कार्य को निश्चित और स्पष्ट बनाना चाहिए। अपने प्रश्नों को स्पष्ट बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र यह जान सके कि हम क्या पूछना चाहते हैं। संपूर्ण कक्षा को पढ़ाना चाहिए, केवल सामने वाले छात्र को नहीं पढ़ाना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलना चाहिए। सभी छात्रों को समानतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना चाहिए। सभी छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए ताकि सभी बच्चे कक्षा में पूर्णतः मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक हर तरफ से उपस्थित रहें। ध्यान न देने वाले छात्रों को भी प्रश्न करना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान तुरंत कक्षा में आ जाए। बहुधा प्रश्नों को दोबारा नहीं पूछना चाहिए। अपने आप सब कहने की अपेक्षा छात्रों को भी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों को लिखित कार्य की जांच करनी चाहिए। जांच किए गए कार्य की आवश्यक व्याख्या भी करनी चाहिए तथा उन्हें सुधार के भी सुझाव देने चाहिए। अपने श्यामपट्ट लेख को पढ़ने योग्य सुंदर बनाना चाहिए। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव कराना चाहिए कि पाठ की सफलता के लिए अनिवार्य अंग वो भी हैं। छात्रों को किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। अब हम समझते हैं कक्षा अनुशासन। कक्षा में अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है। अपने अनुशासन का आधार न करो की अपेक्षा करो बनाना चाहिए। अर्थात कोई भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि ना करने के लिए। छात्रों को इधर उधर घूमने नहीं देना चाहिए। न्यायपूर्ण बनने के लिए प्रोत्साहित करना, खुद भी न्यायपूर्ण बनना चाहिए और बच्चों को भी न्यायपूर्ण बनाना चाहिए। व्यंग्यपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए। छोटी समस्याओं को बड़ा बनने से पहले ही हल कर देना चाहिए। आदर और ईमानदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए। कक्षा में पारिवारिक समस्याओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए।
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यद्यपि जो तुम करते हो उसे मैं पसंद नहीं करता। दर्शन का उपयोग एवं विस्तार करना चाहिए। दोषपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी अनुशासनिक समस्याओं को हल करने की स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। हमारी जो भी अनुशासनिक समस्याएं कक्षा में उत्पन्न होती हैं उसे स्वयं ही हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुशासनहीनता की समस्याओं को हल करने के लिए समय पर आवश्यक होने पर ही उच्चाधिकारी से वार्तालाप करनी चाहिए। अगर वह अति आवश्यक है तब समय पर ही उच्चाधिकारी से वार्ता कर लेनी चाहिए। अपने अनुभवों को अधिक नहीं बताना चाहिए। अध्यापक के व्यक्तित्व संबंधी मार्गदर्शक संकेत। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? अपने कार्यक्रमों को यथा समय पर संपन्न करना चाहिए। जो भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं उसे यथा समय पर संपन्न करना चाहिए। एक शिक्षक का यही कर्तव्य है कि वह किसी भी कार्य को समय पर संपन्न करे। समय का विशेष ध्यान दे। अपने विशेष आचरण से दूर रहना चाहिए। बहुत ऊंची ध्वनि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, विनोदी रहना चाहिए। व्यंग की बातें नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह कभी भी व्यंगपूर्ण बातें ना करे। सभी उत्तर नहीं जानती इस बात को स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए। अर्थात सभी इंसान हैं, सभी से गलती होती है, सभी को सभी बातें नहीं पता होती हैं, अतः इसका स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए। पहल शक्ति और साधन संपन्न बनना चाहिए। शिष्टाचारी बनना चाहिए। विवादास्पद बातों को सावधानी से हाथ में लेना चाहिए। नम्र और उचित भाषा का उपयोग करना चाहिए। छात्रों, विद्यालय, कार्यक्रमों और सहयोगियों के प्रति हार्दिक रुचि प्रकट करनी चाहिए। अब हम समझते हैं निष्कर्ष। अपने शिक्षण अधिगम को फलदायक बनाने के लिए अध्यापक किन संकेतों को ध्यान में रखें, यह सभी निष्कर्ष के अंतर्गत हम समझेंगे। कौन अध्यापन करता है? अध्यापक को अध्यापन करना है। उसे अपने आप को अच्छी तरह से जानने के लिए अध्यापन करना है। क्यों पढ़ाना है? उसे एक क्षण भी यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने के लिए होता है। अतः उसे यह नहीं भूलकर हमेशा पढ़ाना चाहिए। किसे पढ़ाना है? छात्रों को। अतः उसे उनकी रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, स्वभावों, आदतों आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पढ़ाना है? उसे विद्यालय को केवल मात्र अध्यापन का स्थान ही नहीं समझना चाहिए। कैसे पढ़ाना चाहिए? उसे शिक्षण अधिगम की उपयुक्त पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। उसे अनेक TLM का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत अनेक विधियां हैं, उनका प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाएं? उनका विषय वस्तु पर संपूर्ण पकड़ होनी चाहिए। कब पढ़ाएं? अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु छात्रों को अभिप्रेरित करके फिर पढ़ाना चाहिए। थैंक यू।